हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे निचला श्वसन तंत्र यानी कि लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हम अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने नासिका, मुख, ग्रसनी, स्वर तंत्र के बारे में अध्ययन किया था। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, कुपिका और फेफड़ों के बारे में, और ये क्या कार्य करते हैं। तो अगर हम देखें निचले श्वसन तंत्र में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये है आपका स्वर तंत्र। स्वर तंत्र के उसके बाद जो ये भाग होता है इसको हम बोलते हैं श्वास नली। यानी कि जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहला पार्ट तो इसमें हम पढ़ेंगे ट्रैकिया के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं श्वास नली यानी कि ट्रैकिया। ठीक है, उसके बाद हम देखें इस डायग्राम के अंदर तो हमें देखेंगे जो ट्रैकिया होता है, श्वास नली है, आगे लेफ्ट और राइट भाग में विभक्त हो जाती है, और इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे बोला जाता है श्वसनी। और जो आगे बहुत छोटे छोटे श्वसनिका में विभक्त हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो श्वसनी जिसको हम ब्रोंकी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे है ब्रोंक्योल, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, श्वसनिका। ठीक है, और उसके बाद में आगे का जो पोर्शन है वो यहाँ पे इस तरीके से क्या बनता है, फेफड़े यानी कि लंग्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फेफड़े, जिनको हम क्या बोलते हैं, लंग्स। ठीक है, और इन लंग्स के अंदर हम देखेंगे कि श्वसनिका जो है वो आगे किस में खुलती है, ये रह गया था। तो आगे इस तरीके से कुपिका नुमा संरचना पर बनी रहती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, कुपिका कोश। और कुपिका कोश के अंदर क्या पाई जाती है, वायु कुपिका, वायु कुपिका पाई जाती है। ठीक है, तो मतलब श्वसनिका आगे जाके किस में खुलती है, कुपिका कोश में, और कुपिका कोश में क्या पाई जाती है, कुपिका। ठीक है, या वायु कोश के नाम से भी हम जानते हैं। तो इस तरीके से श्वसनिका का जो अंतिम छोर है वो कहाँ जाके खुलेगा, कुपिका के अंदर जाके खुलता है। ठीक है, और फिर हम देखेंगे फेफड़े कितने हैं और किस तरीके से ये बने होते हैं और कितने खंडों में विभक्त होते हैं, और श्वसन से जुड़ी हुई बहुत सारी मांसपेशियों के बारे में भी हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। और हमारा जो लास्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा श्वसन मांसपेशियाँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस तरीके से इस डायग्राम के थ्रू हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले श्वास नली के बारे में। श्वास नली क्या है, ठीक है, तो जो श्वास नली है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोला जाता है। ठीक है, और अगर हम डायग्रामेटिक देखें तो हमारे पास इस तरीके से स्वर तंत्र आता है पहले तो, और ये जो स्वर तंत्र है वो आगे जाके खुलता है, ये स्वर तंत्र है। और स्वर तंत्र के जस्ट नीचे की साइड में इस तरीके से क्या पाई जाती है, श्वास नली। ठीक है, और श्वास नली के ऊपर इसी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, उपास्थि के। इनका कार्य भी हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो इस तरह की जो संरचना होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया या श्वास नली के नाम से हम जानते हैं। तो ये है स्वर तंत्र, और उसके बाद का जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, श्वास नली। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कितनी लंबाई में कितनी होती है। तो ये 5 इंच
लंबी होती है, ठीक है। और इसके ऊपर कौन सी स्तर पाई जाती है, तो इसके ऊपर ये मतलब किस लेयर की बनी होती है, तो कूट स्तरीय पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं स्यूडो स्ट्राटिफाइड सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो श्वास नली के ऊपर जो स्तर है वो किसकी बनी होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इनके ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि सी आकार के सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज, दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। कौन सी उपास्थि, हाइलिन उपास्थि के कार्टिलेज मतलब उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं, तो सी आकार के होते हैं हाइलिन उपास्थि के। ठीक है, और ये छल्ले क्या करते हैं, ये छल्ले श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं। तो इन अगर छल्लों का कार्य देखें, ये कार्य क्या करते हैं, तो इन छल्लों का कार्य होता है ये श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं, और तथा जो श्वास नली है इसको हमेशा क्या रखते हैं, खुला रखते हैं, सदैव खुला रखते हैं। ठीक है, अब श्वास नली जो है वो स्वर यंत्र के नीचे का भाग होता है, और ये आगे जाके दाएं और बाएं ब्रोंकाई से मिलती है, यानी कि श्वसनी से मिलती है। श्वास को गर्दन से वक्षस्थल तक पहुंचाने का कार्य श्वास नली का ही होता है। तो श्वास नली का अगर हम कार्य देखें, श्वास नली का कार्य क्या है, तो ये क्या करती है, श्वास को गर्दन से कहाँ तक पहुंचाती है, वक्ष स्थल तक पहुंचाती है, क्योंकि उसके बाद ये दाएं और बाएं किसमें विभक्त हो जाती है, श्वसनी के अंदर विभक्त हो जाती है, जो आगे फेफड़ों में प्रवेश करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये यहाँ पे कि श्वास नली जो है वो वक्ष गुहा में जो श्वास नली है ये दो भागों में विभक्त हो जाती है, एक तो दाहिनी और एक बाईं, और ये दोनों आगे जाके किस में खुलते हैं, ये दोनों आगे फेफड़ों में प्रवेश करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आगे अगर हम देखें कि जो हमारे पास आगे इन शाखाओं को प्राथमिक श्वसनी कहते हैं, और श्वास नली में उपस्थित उपकला श्लेष्मा का निर्माण करती है, और जो वायु को शुद्ध करने का भी कार्य करती है। तो यानी कि जो ये दाहिनी और वाहिनी, ये इनको हम किस नाम से जानते हैं, ये क्या है, प्राथमिक क्या है, श्वसनी के नाम से जाना जाता है ये और ये। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो स्तर पाई जा रही थी एपिथेलियम जो था श्वास नली में उपस्थित जो उपकला होती है, इसका क्या कार्य होता है, इस उपकला में क्या पाई जाती है, श्लेष्मा, और उपकला क्या करते हैं, श्लेष्मा का निर्माण करती है, और ये जो श्लेष्मा होती है ये वायु को शुद्ध करके फेफड़ों की ओर अग्रेषित करती है। तो ये सिंपल सी बात है कि ये क्या करेगी, वायु को शुद्ध करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि दूसरा जो भाग था वो क्या था, श्वसनी व श्वसनिका। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे ब्रोंकी एंड
ब्रोंकियोल। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखें तो हमने अलग अलग चीज़ें पढ़ रखी हैं, जैसे कि ये हमारे पास तो क्या हो गया, स्वर तंत्र हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये श्वास नली है जो फेफड़ों से आगे दाएं और बाएं में विभक्त होगी। ठीक है, और इनके ऊपर कार्टिलेज के ये रिंग पाए जा रहे थे इस तरीके से। अब हम देखेंगे इसके बाद ब्रोंकस और ब्रोंकियोल। अब ये जो है आगे इस तरीके से विभक्त हो जाती है ऐसे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ रही है इसको हम क्या बोलते हैं, श्वसनी। और फिर ये आगे फिर से विभाजित हो जाती है अलग अलग। तो इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, ये हमारी क्या कहलाती हैं आगे, श्वसनिका। ठीक है, तो अगर हम इनको अलग कलर दें तो ये हमारे पास क्या आई हैं इस तरीके से। तो अगर हम नाम करें, ये क्या है, श्वास नली। ठीक है, ये हमारे पास आ गई प्राथमिक श्वसनी। ठीक है, और फिर ये हमारे पास क्या है, श्वसनी। और उसके बाद में ये हमारे पास क्या है, श्वसनिका। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो श्वसनिका है वो आगे इस तरीके से किसमें खुलती है, ऐसे वायु कुपिका के कोश में। इनको हम बोलते हैं वायु कुपिका कोश। ठीक है, इन वायु कुपिका कोश के अंदर क्या पाए जाते हैं, इस तरीके से ये अंगूर के गुच्छे के समान यहाँ पे कुपिकाएं पाई जाती हैं। ये क्या है, वायु कुपिका। ठीक है, और हम एक कुपिका को अगर बाहर निकाल के देखें तो ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलती है। ये क्या है, अगर हम इसको जूम करके देखें तो इस तरीके से वायु कुपिका देखने को मिलती है। और इस वायु कुपिका के चारों तरफ क्या पाया जाता है, रुधिर वाहिनियों का जाल पाया जाता है। और ये मान लो रुधिर वाहिनी है। ठीक है, ये क्या होगी, रुधिर वाहिनी। ठीक है, और ये वायु कुपिका है। तो वायु जो है वो इस तरीके से प्रवेश करती है, यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से होती हुई इन कुपिकाओं के अंदर चली जाती है। तो यहाँ पे जब वायु आती है, ठीक है, तो कौन सी गैस उसमें ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन। और रुधिर वाहिनी के अंदर कौन सी गैस ज़्यादा होती है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये यहाँ ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ चली जाएगी और ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगी। तो मतलब गैसों का आदान प्रदान आंतरिक स्तर पे इस तरीके से वायु कुपिका करती है। अब क्या है, जो श्वास नली के अंत में दाईं और वाहिनी में विभक्त हो गई थी, प्राइमरी आगे जाके फेफड़ों में खुलती है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये जो सारी स्ट्रक्चर है वो किसके अंदर पाई जाती है, इस तरीके से। ये क्या है, फेफड़ों में पाई जाती है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो है कि प्राइमरी श्वसनी है वो फेफड़ों में जाती है। तो यानी कि अगर हम देखें, प्राथमिक श्वसनी किस में एंटर करती है, फेफड़ों में। ठीक है, और फेफड़ों में अंदर जाने के बाद में वो किस में विभक्त हो जाती है, छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाती है फेफड़ों में अंदर जाके। तो ये जो छोटी छोटी शाखाएं होती हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, शाखाओं को हम द्वितीय श्वसनी के नाम से जानते हैं। फिर ये आगे किस में खुलती है, तृतीय श्वसनी में खुलती है, यानी कि ये शाखाएं आगे और विभक्त होती रहती हैं। ठीक है, अब तृतीय श्वसनी जो है आगे छोटे छोटे किस में खुलती हैं, तृतीय श्वसनी आगे और भी छोटे छोटे क्या होती हैं, श्वसनिका होती है। ठीक है, श्वसनिका में खुली, जिसको ब्रोंक्योल में बोला जाता है। ये ब्रोंक्योल
जो है आगे सारे श्वसनीय और ब्रोंक्यूल एक वृक्षनुमा संरचना बनाते हैं, ठीक है। और ये जो ब्रोंक्यूल है वो आगे जाके किस में ओपन होते हैं, वायु कोश में, या कुपिका कोश भी हम उसको बोल सकते हैं। और फिर ये आगे किस में जाती है, कुपिका के अंदर, ठीक है। तो ये जो सारी संरचना है वो किस जैसी हमें देखने को मिलती है, ये वृक्ष नुमा संरचना बनती है और यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है। तो हम देख रहे थे कि गैसों का जो विनिमय है कुपिका और कुपिका के ऊपर पाई जाने वाली रुधिर वाहिनियों के मध्य होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे फेफड़े, ठीक है। लेकिन फेफड़े देखने से पहले हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझते हैं पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को जो हमने अभी तक पढ़ी है। तो इस डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि सारी स्ट्रक्चर हमारे सामने है कि ये हमने पढ़ा स्वर तंत्र, ठीक है। उसके बाद में क्या आ गई, श्वास नली, ठीक है। ये आगे प्राथमिक श्वसनी में, प्राथमिक श्वसनी आगे द्वितीय श्वसनी में, द्वितीय से आगे तृतीय श्वसनी में, और फिर ये किस में आगे खुल गई, श्वसनिका में, ठीक है। इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है वो पाई जाती है। और यहाँ पे आगे इस तरीके से फिर वायु कुपिका कोश पाए जाते हैं जिनमें इस तरीके से कुपिका पाई जाती है। तो ये ऐसे वृक्षनुमा संरचना प्रिपेयर हो जाती है। अब क्या है कि यहाँ से फिर आगे क्या स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि प्राथमिक जो श्वसनी है वो आगे जाके किस में खुलती है, लंग्स के अंदर, यानी कि फेफड़ों के अंदर खुलती है। तो अगर हम फेफड़ों की स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ से वायु जो है वो प्रवेश करती है नाक से, और फिर ये स्वर तंत्र हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ये फिर श्वास नली, ट्रैकिया, और यहाँ से प्राथमिक और ये सेकेंडरी श्वसनीय में देखने को मिलती है। इस तरीके से ये क्या पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं। इस तरीके से दो जोड़ी, मतलब एक जोड़ी दो फेफड़े पाए जाते हैं। इन फेफड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए इस तरीके से क्या पाई जाती हैं, पसलियाँ। ये क्या है, पसलियाँ हैं, रिब्स, ठीक है। और ये क्या है, अंदर फेफड़े, और फेफड़ों के अंदर ये पूरा का पूरा जाल पाया जाता है। यहाँ से नहीं, ये इतना जाल हमें फेफड़ों के अंदर देखने को मिलता है। अब अगर हम देखें कि फेफड़ों में ये आपको वृक्षनुमा संरचना जो है ये इस तरीके से जो देखने को मिल ही रही है, ये वाली जो संरचना है वो ये। और अब क्या है, दोनों फेफड़ों को नीचे एक पतली पल्ले नुमा संरचना होती है, डायफ्राम, ये रहा। तो ये इस तरीके से ये क्या पाया जाता है, डायफ्राम पाया जाता है इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर क्या पाई जाती है, पेशियां पाई जाती हैं जो श्वसन के संकुचन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वहीं इन पसलियों के बीच में भी क्या पाई जाती हैं, पेशियां पाई जाती हैं, जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। वहीं अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स दो होते हैं, एक दायां और एक बायां। और फिर हम यहाँ देखेंगे कि ये जो फेफड़े हैं इनके अंदर हमें जो राइट लंग होता है उसके अंदर 3 पिंड होते हैं। देखो, एक तो ये वाला, दूसरा और ये 3, 1 2 और 3, और यहाँ पे हमारे पास 2 ही पिंड होते हैं, एक ये और ये दूसरा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अलग अलग देखने को मिलती हैं। तो ये हमारी स्ट्रक्चर है। लेकिन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फेफड़े। फेफड़े इनकी फुफ्फुस या लंग्स के नाम से हम इनको जानते हैं। ये बड़े ही लचीले होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत ही कोमल होते हैं और इसीलिए इनको, और ये हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, ठीक है। ये एक जोड़े के रूप में शरीर के वक्षस्थल में दाएं और बाएं भाग में मध्य पट के ठीक ऊपर पाए जाते हैं। तो यानी कि हम फेफड़ों की बात करें तो फेफड़े जो है वो कितने होते हैं, एक जोड़ी होते हैं, ठीक है। एक जोड़े में एक क्या होगा, शरीर के एक जोड़े कहाँ पाए जाएंगे, शरीर के वक्ष स्थल पे पाए जाएंगे, ठीक है। और कितने होंगे, एक दायां फेफड़ा और एक कौन सा होगा, बायां फेफड़ा, ठीक है। और दाएं और बाएं फेफड़े के जस्ट नीचे जो स्ट्रक्चर पाई जाती है इस तरीके से पल्ले नुमा संरचना, जिसको हम क्या बोलते हैं, मध्य पट या डायफ्राम के नाम से जानते हैं, जो कि इस डायग्राम में ये वाली
स्ट्रक्चर थी। ठीक है, फेफड़े जो है असंख्य श्वास नली, कुपिकाओं, रक्त वाहिनियों, लसिका वाहिनियों, लचीले तंतुओं और झिल्लियों से बना होता है। यानी कि इनमें बहुत प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो अगर हम फेफड़ों की बात करें, फेफड़ों में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो फेफड़ों में यानी कि लंग्स के अंदर हमें बहुत सारी असंख्य क्या देखने को मिलेगी, श्वास नलियाँ, बहुत सारी कुपिकाएं, ठीक है, रुधिर वाहिनियाँ, लसिका वाहिनियाँ, और लचीले तंतुओं से मिलकर बनी होती है, और बहुत सारी झिल्लियाँ भी यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो दायां जो फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े से थोड़ा छोटा होता है, पर कुछ अधिक चौड़ा होता है। ठीक है, पुरुषों के अंदर क्या होते हैं फेफड़े, यानी कि अगर हम दाएं और बाएं की बात करें तो दायां फेफड़ा जो दाहिना फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े से लंबाई में छोटा होगा पर चौड़ा होगा। यानी कि ये लंबाई में तो क्या है, छोटा है, लेकिन चौड़ाई में ये ज़्यादा होता है। ठीक है, और बायां फेफड़ा जो है वो कितने खंड में विभक्त होता है, मैंने पहले भी क्लियर कर दिया था, 2 खंडों में विभक्त होता है, यानी कि 2 लोब्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वहीं दाहिना जो होता है वो 3 खंडों में विभक्त होता है। ठीक है, पुरुषों के अंदर फेफड़े जो है स्त्रियों की फेफड़ों से थोड़े भारी होते हैं, और प्रत्येक खंड जो इन फेफड़ों में है वो कई आगे उपखंड में विभक्त होता है, और प्रत्येक उपखंड अनेक खंडों में विभक्त होता है, जिनके अंदर श्वास नली की शाखाएं, धमनियां व इनकी शिराओं की शाखाएं विभाजित होते हुए एक स्वतंत्र इकाई का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि फेफड़े जो हैं, फेफड़ों के अंदर अगर हम देखें तो जो फेफड़े हैं वो किस में विभक्त होते हैं, खंडों में। ठीक है, और खंड आगे किस में विभक्त हो जाते हैं, उपखंड में। और ये जो खंड है, उपखंड है, इन खंडों में बहुत सारी क्या पाई जाती हैं, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, कुपिका इत्यादि। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रत्येक फेफड़ा जो है स्पंज ऊतकों का बना होता है, और जिसमें कई केशिकाएं तथा करीब 30 मिलियन कुपिकाएं पाई जाती हैं। कुपिका जो है एक कपनुमा संरचना होती है जो कि ब्रोंक्यूल के अंतिम सिरे से खुलती है, असंख्य कोशिकाओं से घिरा रहता है, और कुपिका में शल्की उपकला स्क्वेमस एपिथेलियम की पंक्ति पाई जाती है, और यह स्पेसिफिक काम करती है गैसेस एक्सचेंज करने का। तो अगर हम कुपिका की बात करें तो कुपिका जो है मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था वैसे तो, कि ये अगर हम मान के चलें, ये हमारे पास क्या है, श्वसनिका है, ये क्या है, श्वसनिका। ठीक है, तो श्वसनिका आगे जाके इस तरीके से किस में खुलती है, कुपिका कोश में खुलती है। ये क्या है, कुपिका कोश, और इन कुपिका कोश के अंदर इस तरीके से क्या पाई जाती है, ये है हमारे पास कुपिका। ठीक है, तो ये क्या है, कुपिका। ठीक है, तो ये जो कुपिका होती है वो कुपिका लगभग करीब 30 मिलियन, कितनी, 30 मिलियन कुपिकाएं पाई जाती हैं, और इनको चारों तरफ से कौन घेरे रखता है, चारों ओर से ये रुधिर केशिकाएं से घिरी रहती हैं। ठीक है, और कुपिका जो है एक कप नुमा संरचना है। ठीक है, और ब्रोंक्यूल के अंतिम सिरे पे खुलती है, और इनके ऊपर कौन सी उपकला पाई जाती है, तो इनके ऊपर शल्की उपकला पाई जाती है। ठीक है,
और जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाता है। और जो कार्य की बात करें, इन कोशिकाओं का कार्य क्या है, तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य होते हैं गैसों के विनिमय में, गैसों के विनिमय में मदद करती हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कोशिकाएं देखने को मिलती है। और लंग्स जो है, हमारे जो फेफड़े हैं, इनको घेरे रखने के लिए परत पाई जाती है जिसको प्लूरल झिल्ली के नाम से जाना जाता है। यानी कि फेफड़ों के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है इसको प्लूरल झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, और ये दो होती हैं, आंतरिक और बाह्य झिल्ली, और इन दोनों झिल्लियों के मध्य ये एक आंतरिक और एक बाह्य झिल्ली होगी। इनके अंदर क्या पाया जाता है, प्लूरल द्रव्य पाया जाता है। और ये प्लूरल द्रव्य जो होता है ये फेफड़ों के साथ घर्षण से बचाने का कार्य करते हैं। तो जो फेफड़े हैं इनको घेरे रखने वाली झिल्ली क्या कहलाती है, प्लूरल झिल्ली। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। उनके अंदर कौन सा द्रव्य पाया जाता है, प्लूरल द्रव्य पाया जाता है। और ये जो द्रव्य है वो फेफड़ों को पसलियों के साथ होने वाले फ्रिक्शन यानी कि घर्षण से बचाने का कार्य करती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं श्वास में सहायता करने वाली पेशियां यानी कि श्वसन पेशियां। ठीक है, देखो फेफड़ों में गैसों का विनिमय मांसपेशियों की सहायता से होता है। तो इन पेशियों का मेन कार्य होता है गैसों का विनिमय या आदान प्रदान। ठीक है, तो गैसों का आदान प्रदान करना है तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका रहता है, मांसपेशियां। मांसपेशियां श्वास को लेने और छोड़ने में मदद करती है। ठीक है, अब कैसे श्वास को, यानी कि इनका कार्य क्या है, श्वास लेने व छोड़ने में ये पेशियां क्या करती हैं, मदद करती हैं। अब हमारे पास जो पेशियां हैं ये 2 प्रकार की हैं। देखो पहली जो पेशियां होती है वो मध्य पट की पेशी होती है। ठीक है, मध्य पट क्या है, ये डायफ्राम होता है। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, डायाफ्राम। ठीक है, डायफ्राम जो होता है वो इस तरीके से एक पल्लेनुमा संरचना होती है डायफ्राम, इस तरीके से। और ये वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है। यानी कि डायफ्राम के ऊपर तो कौन सी गुहा होती है, वक्ष गुहा जहाँ पे फेफड़े पाए जाते हैं, और इस डायफ्राम के नीचे कौन सी गुहा होती है, उदर गुहा जहाँ पे आमाशय, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत पाई जाती है। इन दोनों के बीच में वक्ष गुहा में हमें क्या देखने को मिलेंगे, फेफड़े मिलेंगे। तो फेफड़ों के जस्ट नीचे इस तरह की ये क्या पाया जाता है, मध्य पेशी यानी कि डायफ्राम पाया जाता है। ठीक है, अब क्या है, जब ये पेशी अभी किस अवस्था में है, शिथिल अवस्था में है। ठीक है, शिथिलन अवस्था में है। तो ये जब शिथिलन अवस्था में होती है तो इस तरीके से ऊपर की तरफ उठी हुई होती है, उभरी हुई संरचना होती है, इस तरीके से डोम लाइक स्ट्रक्चर में पाई जाती है। जब इसमें क्या होता है, संकुचन होता है, इन मांसपेशियों में, इसकी मांसपेशियों में संकुचन होता है तो ये किस आकार में हो जाती है, इस तरीके से चपटे आकार में आ जाती है। तो जब ये संकुचित होती है तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ शिफ्ट होती है और ये क्या हो जाती है, चपटी हो जाती है। ठीक है, ये जादूनुमा संरचना होती है, कंकाल पेशियों की बनी होती है। तो मध्यपट की अगर पेशियां पूछा जाए तो मध्यपट की पेशी कैसी होती है, कंकाल पेशी होती है। ठीक है, और संकुचन के दौरान ये क्या हो जाती है, चपटी हो जाती है। और जैसे ही यह चपटी होगी तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। इसके चपटी होने के साथ साथ क्या चीजें होगी ये हम देखें। तो जैसे ही ये चपटी हुई तो क्या हो गया, जो वक्ष गुहा है इसका आयतन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसके आयतन के बढ़ने से ही हमारे जो फुफ्फुसीय आयतन है, फेफड़ों का आयतन भी क्या हो जाएगा,
बढ़ जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि यहाँ पे वायु दाब फेफड़ों में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे होने से क्या होगा बच्चों, ऐसे होने से यहाँ पे एक काम, इन सारी चीज़ों को करने के लिए एक और पेशी उत्तरदायी होती है, और जो दूसरी पेशी होती है वो पसलियों में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की पेशियां होती है। पसलियों में पाई जाने वाली विशेष पेशी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटर कोस्टल मसल, और एक एक्सटर्नल कोस्टल मसल होती है। तो इनमें भी क्या होता है, संकुचन होगा, ठीक है। और संकुचन होने से यह बाहर की तरफ और ऊपर की ओर, इनमें संकोचन होने से जो पसलियां होती हैं, पसलियों का बना हुआ जो पिंजरा होता है, पसलियों का बना जो पिंजरा है वो बाहर व ऊपर की ओर उठता है, ठीक है। और इससे क्या होगा, सेम यही चीज होगी, वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाएगा, फुफ्फुसीय आयतन बढ़ जाएगा, वायु का दाब। अब फेफड़ों में क्या हो गया, फेफड़ों में वायु का दाब कम है। और हम देखेंगे कि जो वातावरण है, वातावरण में वायु का दाब क्या है, ज़्यादा है। तो अब वायु बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करेगी, जिससे हम श्वास को ग्रहण करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दाब प्रवणता बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो अगर हम देखें फिजियोलॉजी की अगर बात करें, तो यहाँ पे ऋणात्मक वायुमंडलीय और कुपिका के मध्य कौन सा लग रहा है, यहाँ पे दाब प्रवणता, दबाव प्रवणता की वजह से जो वायु से अधिक दाब से वो कम दाब की ओर वायु जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सांस लेना। जब हम सांस लेते हैं तो आप फील करोगे, जब अंदर सांस ले लोगे तो आप देखोगे आपका जो वक्ष गुहा है वो बाहर की तरफ बढ़ जाता है और इसका आयतन भी बढ़ जाता है। ये तो थी सांस लेने की बात। वहीं अगर हम देखें सांस छोड़ने के टाइम क्या होता है, श्वास छोड़ने के समय क्या होगा, देखो पहला बदलाव तो किसमें होगा, जो डायफ्राम है यानी कि मध्य पट पेशी है वो क्या हो जाएगी, शिथिलन हो जाएगा उसका, ठीक है। दूसरा जो पसलियों की जो पेशी है उसमें भी क्या हो जाएगा, शिथिलन हो जाएगा। तो इन दोनों के शिथिलन होते ही सारी चीज़ें अपने पुनः स्थिति में आ जाएंगी, ठीक है। यानी कि डायफ्राम व जो पसलियों का जो पिंजरा है वो पुनः स्थिति में आ जाएगा, जैसे थे शिथिल हो जाएगा, ठीक है, रिलैक्स हो जाएगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, अब जस्ट उल्टा काम हो जाएगा। यहाँ पे हमने देखा था कि वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया था, तो यहाँ पे वक्ष गुहा का जो आयतन है वो कम हो जाएगा। वक्ष गुहा का आयतन कम होते ही फुफ्फुसीय आयतन भी कम हो गया, जिससे वायु का दाब क्या हो जाएगा, फेफड़ों में बढ़ जाएगा, ठीक है। और वातावरण की तुलना में फेफड़ों में जो दाब है वो क्या हो चुका है, बढ़ चुका है इसके कंपैरेटिव। और अब वायु जो है कहाँ प्रवेश कर जाएगी, वातावरण में, ठीक है। और यहाँ से ऑक्सीजन वाली जब दाब प्रवणता की वजह से अंदर प्रवेश करती है। तो इस तरीके से हम देखेंगे श्वास अंदर और बाहर लेने के लिए जो है यहाँ पे पेशियां बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सीधी सी बात है, अगर हम श्वसन की क्रिया विज्ञान के बारे में बात करें, यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन अगर हम देखें, तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर सीधी सी बात है कि फेफड़ों से
वायु का आना, फेफड़ों में वायु के अंदर आना और बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है, इस वायु संचालन के लिए एक श्वसन तंत्र और कुपिका के मध्य एक दाब प्रवणता लगती है, जो कि मध्यपट के संकुचन से ही संभव होती है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन है, यानी कि श्वसन का जो क्रिया विज्ञान है, इसके अंदर हम सीधा साधा एक रोल देखते हैं कि यहाँ पे एक इस वायु संचालन के लिए जो हमारा श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र वायुमंडल तथा कुपिकाओं के मध्य, श्वसन तंत्र में हम देखेंगे कि जो वायुमंडल व कुपिका के मध्य क्या लगता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ऋणात्मक दबाव प्रवणता, यानी कि नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट लगता है। ठीक है, इसको हम एज ए डायग्राम देखें तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये तो है, ये देखो, ये जो फेफड़ा है इसमें एक पिंड, दूसरा और ये तीसरा, और यहाँ पे हम देखेंगे ये दो पिंड में विभक्त होता है। तो हमने पढ़ा था कि जो बायां फेफड़ा होता है उसमें दो पिंड और दाएं फेफड़े में तीन पिंड पाए जाते हैं, और ये बीच में हृदय पाया जाता है, हार्ट, दोनों फेफड़ों के बीच में। और ये जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या है, मध्य पट है। ठीक है, इनके बीच में ये हमारे पास क्या है, श्वसनी, फिर हमारे पास आती है श्वसनिका, और फिर इस तरीके से क्या पाए जाते हैं, कुपिका। ठीक है, और इन कुपिकाओं के ऊपर बहुत सारी क्या पाई जाती है, केशिकाएं, रुधिर वाहिनियों से निकली हुई। वहीं अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो सांस अंदर आ रहा है और यहाँ से सांस बाहर निकल रहा है। सांस के अंदर आने के लिए अगर आप देखोगे तो जो डायफ्राम है, मध्यपट है, वो आप देखोगे इस तरीके से नीचे की तरफ, यानी कि मध्यपट की पेशियों में क्या होता है, संकुचन होगा। ठीक है, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ खिसकता है, जैसे कि ये पसलियों का पिंजरा जो है ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ उठता है और सांस अंदर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वायु का दाब क्या है, कम, और बाहर वायु का दाब क्या है, ज़्यादा, तो अपने अधिक से निम्न की तरफ गमन करती है। वहीं अगर हम देखें कि ये जो डायफ्राम है, अब ये डायफ्राम इस डायग्राम में देखो ऊपर की तरफ उठ गया। ठीक है, जब इनकी पेशियों में क्या हुआ, शिथिलन हुआ, और वहीं जो फसलियों का बना हुआ पिंजरा है वो नीचे की तरफ और अंदर की तरफ आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे वायु दाब अधिक हो गया और यहाँ पे वायु दाब कम है, तो ये जो वायु है वो बाहर की तरफ निकल गई। तो इस तरीके से हम देखते हैं श्वास लेना और निकालना, ये जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे पेशीय संकुचन की वजह से होती है, संकुचन और शिथिलन में, और यहाँ पे इस तरीके से गैसों का विनिमय हमें देखने को मिलता है। इस तरीके से इस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसकी फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए और तंत्र के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।